नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है आहट अनजान रूह की। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस न हो जाए। तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी नर प्रेत एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। रात का समय, दूर दूर तक जंगल, ऊपर से काला काला घुप अंधेरा। चारों तरफ साई साई हवा चल रही थी। झींगुर और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें, जो कि कलेजे तक को कंपा दें, कभी कभार त्रिशा के कानों पर दस्तक दे जाती थीं। बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंकों से झूम रहे थे। उनके पत्ते और शाखाएं गहरी काली रात में ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे कि आत्मा तक सिहर उठे। हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी बड़ा ही भयावह मंजर बना रही थीं। त्रिशा धीरे धीरे अपने चेहरे पर आई बारिश की बूंद, दो या यूं कह लीजिए कि डर के कारण निकल रहे पसीने की बूंदों को पोंछती हुई आगे बढ़ रही थी उस ऊबड़ खाबड़ भयावह जंगल में। ना कोई साथी, ना कोई संगी, न जाने कहां जाना था उसे। हाथ में एक छोटी सी टॉर्च और पीठ पर एक बैग लादे हुए बस किसी तरह उस अंधकारमय भयानक जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। जरा सी पत्तों की सरसराहट से उसके कदम यकायक रुक जाते और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां घुमाकर बिना हिले डुले इधर उधर देखने का प्रयास करने लगती। फिर से अपने सूखे पड़े होंठों को अपनी जीभ से फिराकर गीला करती और बहुत धीमे स्वर में आवाज देती, आलोक, आलोक, कहां हो तुम? प्लीज मुझे और मत डराओ। प्लीज जहां भी छिपे हो बाहर आ जाओ। देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई उत्तर न मिलने पर फिर से 2 कदम आगे बढ़कर पुकारना चालू कर देती। अचानक उसे एक साया सा उस अंधेरे में दिखा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली और खुद से बड़बड़ाने लगी, अभी देखो, बताती हूं इसको। ये वहां खड़ा है और यहां मेरी डर के मारे जान निकली जा रही है। वह जल्दी जल्दी उसी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका एक पैर पकड़ लिया है। वह अपना पैर झटकने लगी। टॉर्च अपने पैर पर लगाई तो देखा उसकी जीन्स एक झाड़ी की डाली जिसमें कांटे थे, उसमें फंस गई थी। उसने जीन्स टॉप के ऊपर जीन्स की जैकेट भी पहन रखी थी। उस जैकेट की पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने का प्रयास करने लगी। तभी उसने अपनी गाड़ी की किरिंग बाहर निकाली, जिसमें छोटा सा फोल्डर नाइफ था। वह जल्दी से उस डाली का जीन्स में फंसा हुआ भाग काट देती है। जैसे ही वह पलटती है, वहां से वह साया गायब हो चुका होता है। वह रोने लगती है और फिर उसी तरफ आगे बढ़ती है जहां वह साया खड़ा हुआ था। अभी वह धीरे धीरे एक हाथ में टॉर्च पकड़े और दूसरे हाथ से झाड़ियों की छोटी छोटी डालियां जो उसके सामने आ रही थीं, हटाकर आगे बढ़ ही रही थी। तभी किसी की बहुत हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, त्रिशा शाह, त्रिशा, त्रिशा। कौन है? वह पलटकर इधर उधर देखने लगती है। जहां तक उसकी टॉर्च की रोशनी पहुंच सकती थी, वहां तक वह भी अपनी नजर पहुंचाने का असफल प्रयास कर रही थी। पर कुछ ही मिनट में उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, उसे कोई वहम हो गया है। फिर जैसे ही वह पलटी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साया एकदम उसके सामने खड़ा था। वह एकदम से घबरा गई। उस काले साये के चेहरे पर सिर्फ डरावनी आंखें ही चमक रही थीं, बाकी बड़े बड़े राक्षसों जैसे दांत। वह लगातार अट्टहास कर रहा था और उसने उसका गला पकड़ लिया। त्रिशा आंखें फाड़े उसे देखकर बस चिल्लाए जा रही थी और उसकी मजबूत पकड़ से वह दर्द से छटपटा रही थी। फिर एक घुटी घुटी सी आवाज में चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी, कोई तो बचाओ मुझे प्लीज, ये मुझे मार डालेगा।
मम्मी पापा आलोक प्लीज कोई तो आओ। त्रिशा बेटा, मेरा बच्चा, कौन मार डालेगा तुम्हें? उठो बेटा, देखो तुम एकदम सेफ हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। त्रिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसने देखा कि वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी है। उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हैं। चीखने के कारण उसका गला एकदम सूख गया है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ बेटा? ये लो, पानी पी लो। त्रिशा की मम्मी ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। त्रिशा ने पानी पिया और मम्मी पापा का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी पापा, फिर से वही सपना। मैं बहुत डर गई हूं, मैं परेशान हो गई हूं इन सब से। मैं मर जाऊं तो अच्छा है। इतना कहकर वो रोने लगती है। नहीं मेरी बेटी, मरे तेरे दुश्मन, अब बहुत हो गया। बस अब मैं तुम दोनों बाप बेटी की एक नहीं सुनूंगी। कल ही किसी अच्छे तांत्रिक से मिलूंगी। अब तो वही बताएंगे सारे रहस्य कि आखिर इतने डरावने सपने मेरी बेटी को क्यों आते हैं। त्रिशा अपने भयानक सपने से परेशान हो चुकी थी। इतना तो आप लोगों ने बखूबी जान ही लिया। अब त्रिशा कौन है, उसका परिचय क्या है, यह भी जान लेते हैं। त्रिशा के पापा योगेंद्रनाथ पाराशर के पुरखे फतेहपुर सीकरी जिले के रहने वाले थे। योगेंद्रनाथ जी के पिता की क्रॉकरी मटेरियल बनाने की दिल्ली में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो उन्होंने अपने दम पर तैयार की थी। उनका सपना था कि बड़े होकर योगेंद्र जी भी इस फैक्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। योगेंद्र जी ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई फतेहपुर में ही की और उसके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में एडमिशन लिया। 1 साल तक रोजाना डेली इतना लंबा सफर और फिर पूरा दिन दिल्ली में पिताजी के साथ फैक्ट्री में ही गुजरता। शाम को पिताजी के साथ ही गाड़ी से घर के लिए रवाना होते और घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। सुबह 6 बजे फिर घर से दिल्ली के लिए रवाना होते। जैसे तैसे कक्षा 9 पास कर ली, पर अब बारी थी हाई स्कूल की पढ़ाई की। हाई स्कूल को आगे की शिक्षा की नींव माना जाता है। अब वो ज्यादा पढ़ाई करने लगे, पर रूटीन वही था, डेली अप डाउन करना। योगेंद्र जी हमेशा परेशान और थके हुए रहने लगे। ये बात उनके पिताजी से छुपी नहीं थी। अंततः उन्होंने दिल्ली शिफ्ट करने का मन बना लिया। अच्छा सा एक घर लिया और वहीं बस गए। कुछ समय पश्चात योगेंद्र जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पिताजी का सपना साकार करने के लिए फैक्ट्री की बागडोर स्वयं संभाल ली। उनके माता पिता ने उनकी शादी अपने ही एक व्यवसायी मित्र की बेटी से कर दी। अच्छी जीवन शैली और सभ्य जीवन साथी की संगत में समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक नन्ही सी परी त्रिशा ने जन्म लिया। जीवन और भी सुखमय हो गया। दादाजी और दादी मां को तो जैसे खिलौना मिल गया हो। पर त्रिशा 5 वर्ष की हुई तो दादी मां चल बसी और उसके 4 साल बाद दादाजी भी दुनिया से कूच कर गए। घर में सिर्फ त्रिशा और उसके मम्मी पापा ही रहते थे और 2-3 नौकर चाकर थे। त्रिशा को दादी की शक्ल याद नहीं थी, पर दादाजी की धुंधली धुंधली यादें उसके जहन में थीं। त्रिशा अपना M.Com कंप्लीट कर चुकी थी और अपने ही क्लासमेट आलोक कुलश्रेष्ठ से बेइंतहा प्यार करती थी। आलोक भी उसे उतना ही प्यार करता था। त्रिशा और आलोक ने अपने अपने पेरेंट्स से बात की और एक दूसरे से शादी की इच्छा जाहिर की तो दोनों फैमिलीज आमने सामने आईं। दोनों ही परिवार बड़े ही धनाढ्य थे तो नानुकुर का सवाल ही नहीं उठता था। आलोक और त्रिशा के पापा जातिवाद के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए सभ्य, सुशिक्षित और संस्कारी बहू चाहिए थी। त्रिशा के पापा को ऐसा दामाद चाहिए था जो उनकी इकलौती बेटी को खूब खुश रखे और बेटी के ससुराल में किसी चीज की कमी ना हो। दोनों परिवारों ने मिलकर दोनों की सगाई करवा दी थी। वो दोनों बहुत खुश थे। लगभग 2 महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गए थे। वहां से आने के बाद से त्रिशा को न जाने कैसे कैसे भयावह सपने दिखने लगे। उधर आलोक अपने पापा के बिजनेस के सिलसिले में लगभग 2 हफ्ते पहले हाथरस गया हुआ था। उनके पापा की सेफ अलमीरा और बक्से बनाने की फैक्ट्री थी। इधर त्रिशा का यह हाल था। त्रिशा के पापा और त्रिशा भूत प्रेत आत्माओं में यकीन नहीं करते थे, पर त्रिशा की मां बराबर बोल रही थी कि हो न हो कोई बुरा साया उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। इसलिए इस बार वो हार कर किसी तांत्रिक के पास जाने की बात कर रही थी। वो एक धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई थी। उन्होंने वहां कई लोगों को फोन करके पूरी बात विस्तार से बताई तो उनके कुछ सह सत्संगी भाई बहनों ने उन्हें तत्काल किसी तांत्रिक अथवा महात्मा से मिलने की सलाह दी। कुछ ने उन्हें दिल्ली से 50 किलोमीटर
दूर एक छोटे से गांव का पता दिया जिसे तांत्रिकों का इलाका माना जाता है। उन्होंने त्रिशा को वहां ले जाने को कहा। त्रिशा की मम्मी ने तुरंत सारी तैयारी की, रास्ते के लिए पूड़ी सब्जी बनवा ली और पैक करवा ली। फिर सभी लोग उस गांव के लिए निकल पड़े। अभी वो लोग दिल्ली क्रॉस करके आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक बादल छा गए। काले काले बादल घुमड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। सड़क के दोनों तरफ जंगल था और बीच में उनकी लग्जरी कार आंधी को चीरती हुई दौड़ी जा रही थी। दोपहर के समय चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। कई परछाइयां उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द मंडराने लगीं। अचानक एक पेड़ टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। ड्राइवर करण शाहू ने गाड़ी रोक दी। त्रिशा जोर जोर से चीख रही थी और उसकी मम्मी उसे पकड़े बैठी थी। क्या हुआ शाहू? त्रिशा की मम्मी ने डरते हुए पूछा। मैडम जी, रोड पर एक पेड़ टूटा पड़ा है, उसे हटाना पड़ेगा, शाहू बोला और गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जाने लगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। त्रिशा के पापा भी शाहू के साथ बाहर चले गए। अभी वे लोग पेड़ हटाने में जुटे ही थे कि अचानक दूसरा पेड़ गिरने लगा। शाहू ने त्रिशा के पापा को ऐन वक्त पर एक तरफ धकेला और खुद भी दूसरी ओर कूद गया। वो जोर से चिल्लाया, साहब बचिए, मुझे नहीं लगता कि हम आगे जा पाएंगे। हांफते हुए दोनों वहां से भागकर गाड़ी में वापस आ गए और शाहू ने गाड़ी को यू टर्न मार लिया। अरे क्या कर रहे हो? हमारा वहां जाना बहुत जरूरी था, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, त्रिशा की मम्मी चिल्लाई। मैम साहब, अगर हम सब जिंदा रहे तो वहां फिर कभी चले जाएंगे। आपको ये सब सिर्फ मौसम की मार लग रही है, लेकिन मुझे कुछ और ही दिख रहा है। यूं अचानक मौसम का बिगड़ना और पेड़ों का हम पर गिरना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन हो सकता है, शाहू बोला। हां, शाहू एकदम ठीक कह रहा है, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी के यू टर्न लेते ही मौसम एकदम ठीक हो गया। देखो ना आंधी है और न काले बादल, सब कुछ सामान्य हो गया है। पर यह घटना कतई सामान्य नहीं थी, त्रिशा के पापा ने कहा। त्रिशा अपनी साइड का शीशा खोलकर बाहर बड़े ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर आने वाले कल की चिंताओं की लकीरें साफ उभर आई थीं। क्या हुआ मेरी बेटी? त्रिशा की मम्मी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, त्रिशा ने जवाब दिया। बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुझे दुनिया की हर बुरी नजर से तेरी मां बचाएगी। आज भले ही हम न जा पाए हों, लेकिन एक दिन हम जरूर जाएंगे। आलोक ले जाएगा हमको। आलोक को वापस आने दे, फिर मैं उससे बात करती हूं। त्रिशा की मम्मी उसे समझा रही थीं। तब तक वे लोग अपने घर पहुंच चुके थे। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक्वेरियम टूटा पड़ा था और सारी मछलियां मरी पड़ी थीं। त्रिशा के कमरे का ड्रेसिंग मिरर भी टूटा हुआ था। बिस्तर में बीचों बीच एक गोलाकार आकृति में बिस्तर जल चुका था। कपड़ों की सेफ से अभी भी धुआं निकल रहा था। बाबू, ओ बबुआ, राजा राम, ओ राजा राम, त्रिशा की मम्मी नौकरों को चिल्लाते हुए बुला रही थी। सर्वेंट हाउस से नौकर दौड़कर आ गए। जी मालकिन, ये सब क्या हुआ है? घर के अंदर आप लोगों के जाते ही हमने घर बंद कर दिया था और अपने क्वार्टर में चले गए थे। ये सब किसने किया? हमें कुछ नहीं पता, नौकरों ने डरते हुए कहा। पर बाहर से कोई नहीं आया है, इतना पक्का है, क्योंकि रघुवीर वॉचमैन गेट पर ही तैनात है। त्रिशा की सेफ खोली गई, सारे कपड़े जलकर राख हो चुके थे। त्रिशा बाथरूम में जाती है और वहां जोर से चीख पड़ती है। सभी लोग बाथरूम में घुसते हैं और शीशे पर खून से लिखा था, मैं तुझे मार डालूंगी। त्रिशा मुंह पर हाथ रखे बस चीखती जा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया था और अचानक वह बेहोश हो गई। ये हमारी बेटी को क्या हो गया? त्रिशा के पापा आंसू पोंछते हुए बोले। सभी नौकरों ने छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने बनाना शुरू कर दिया। त्रिशा के मम्मी पापा समझ रहे थे कि ये नौकर किस लिए छुट्टी लेना चाह रहे थे। सभी को अपनी जान प्यारी होती है। इधर जो सपने सिर्फ त्रिशा के ऊपर हावी थे, वे अब हकीकत का रूप लेने लगे थे। उसे कभी अपने सामने या कभी कमरे में किसी के होने का आभास होने लगा था। कई बार उसे अपने बगल में किसी के लेटे होने का भी एहसास हुआ था। डर के कारण वह कई कई रातें सो नहीं पाती थी। त्रिशा की ऐसी हालत सुनकर आलोक बहुत परेशान हो गया। उसने त्रिशा की मम्मी से ज्यादा परेशान न होने को कहा, पर परेशानी और चिंता किसी को बताकर तो नहीं आती, वे तो अपने आप मन में उत्पन्न हो जाती हैं। आलोक तुरंत हाथरस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ।
दिल्ली पहुंचकर वह सीधे त्रिशा के घर गया। त्रिशा की हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गया और त्रिशा आलोक को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आलोक, देखो ना, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मेरी गलती क्या है? इतना कहकर त्रिशा प्रश्न सूचक निगाहों से आलोक को देखने लगी। कुछ नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कल हम सब घूमने चलेंगे, ओके? तुम रेडी रहना, कहकर आलोक ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और गंभीर हो गया। आलोक की गोद में सिर रखकर त्रिशा कई महीनों बाद सुकून से सोई। उसे सुलाकर आलोक ने सभी को इशारे से पास के मंदिर में आने को कहा और सभी लोग घर के सामने स्थापित सिद्धि विनायक मंदिर में आ गए। वहां पहुंचकर आलोक ने सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और घर के अंदर उस प्लान की चर्चा न करने की हिदायत दी। आखिर आलोक का क्या प्लान था, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। तू करेगी मेरे आलोक से शादी? अजीब सी फटी गले जैसी आवाजें निकालती हुई एक काली परछाई त्रिशा के सामने खड़ी थी और उसका गला दबोच रही थी। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? बचाओ मुझे। आलोक। गले पर बेतहाशा दबाव पड़ने से त्रिशा खांसने लगी और उस अनजानी पकड़ से तिलमिलाने लगी। उसे लगा अब उसका दम घुट जाएगा। पापा, मम्मी, हेल्प मी। वह बिना पानी की मछली की तरह जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। सभी लोग मंदिर से वापस घर आ चुके थे। आलोक बस एक नजर त्रिशा को देखने आया कि वह चैन से सो रही है या जाग रही है। कमरे का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। उसने मम्मी पापा को आवाज दी और खुद त्रिशा के पास पहुंच गया। त्रिशा की मम्मी जो माला जप रही थीं, वह माला हाथ में पकड़े पकड़े ही भाग पड़ी। जैसे ही उन्होंने त्रिशा को पकड़ा तभी उसका खांसना और छटपटाना बंद हुआ। ऐसा लगा कि तब उसका गला किसी ने छोड़ दिया हो। आलोक बहुत डर गया था। वह किसी भी कीमत पर त्रिशा को खोना नहीं चाहता था। उसने बेहोशी की हालत में त्रिशा को उठाया और मम्मी पापा के कमरे में लिटा दिया। प्लान के अनुसार आलोक अगले दिन सभी को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। तभी आलोक अपने पापा के फोन का बहाना बनाकर तांत्रिक के गांव अकेले ही निकल गया। मम्मी, आलोक कहां गया? त्रिशा ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी मम्मी से पूछा। पता नहीं बेटा, कह रहा था कि पापा का फोन आया है और किसी काम से उसे अचानक घर जाना पड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वापस घर चलेंगे, मम्मी ने त्रिशा को जवाब दिया। पर मम्मी, त्रिशा गंभीर होकर कुछ कहने लगी। तभी त्रिशा के पापा बोले, और मैं क्या सोच रहा हूं कि अब आए ही हैं तो लंच भी यहीं कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। क्यों बेटा, तुम क्या कह रही थी? कितने दिनों बाद हम ऐसे आउटिंग के लिए निकले हैं। तो त्रिशा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह एक मिनट भी वहां और रुके, पर पापा का मन रखने के लिए वह मान गई। लंच करने के बाद वे लोग घर के लिए वापसी कर रहे थे। रास्ते में सिद्धि विनायक मंदिर देखकर त्रिशा के पापा ने गाड़ी वहां रोकने को कहा। फिर त्रिशा से बोले, त्रिशा बेटा, चलो हम लोग विनायक जी के दर्शन कर लेते हैं। आजा बेटा। मंदिर? नो, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। त्रिशा जैसे डर गई। पर क्यों बेटा, यहां तो तू अक्सर आती है ना? त्रिशा की मम्मी बोली। हां, आती थी, पर अब बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज पापा, आप लोग जाइए, मैं यहीं गाड़ी में आराम करती हूं, त्रिशा ने कहा। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। त्रिशा की मम्मी, तुम यहीं रुको, मैं और शाहू होकर आते हैं, त्रिशा के पापा बोले और त्रिशा के ना जाने का कारण समझ गए। पापा के जाते ही त्रिशा ने चैन की सांस ली और अपने चेहरे पर डर से आए पसीने को पोंछा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद वे वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। लो त्रिशा बेटा, मंदिर नहीं गई तो कम से कम प्रसाद तो ले लो, त्रिशा के पापा बोले। नहीं चाहिए ना, एक बार के कहने से तुझे समझ नहीं आ रहा बेवकूफ इंसान। इतनी देर से पीछे पड़ा है, कभी तो मुझे शांति से रहने दे। तू क्या चाहता है? नहीं, आज तू मुझे बता ही दे कि तेरी बेटी से पहले तेरे प्राण पखेरु चूस लूं। अपनी मंशा तू बयां कर ही दे। आज बड़ा आया प्रसाद करने वाला। चल जल्दी से घर चल, वरना अगर मेरा मूड खराब हुआ तो तुझे यहीं से तेरे भगवान के पास पहुंचा दूंगी। फिर करते रहना वहां प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। त्रिशा की बड़ी बड़ी आंखें भयानक हो गईं। उसकी आवाज भर्रा गई थी। गोरा रंग एकदम लाल हो गया था। त्रिशा का यह भयावह रूप देखकर तीनों लोग
त्रिशा के मम्मी पापा और शाहू काफी डर गए। त्रिशा ने अपनी आंखों की पुतली घुमाते हुए कार के दरवाजे को कुछ देर घूरा और वह दरवाजा झट से अपने आप खुला। प्रसाद का डिब्बा हवा में लहराकर रोड पर जा गिरा और पास में खड़े कुत्ते उस प्रसाद पर टूट पड़े। फिर त्रिशा शाहू से बोली, अब घर चल। त्रिशा के मम्मी पापा अभी भी सदमे में थे। घर पहुंचकर त्रिशा गाड़ी से नीचे उतरी और आते ही बेहोश हो गई। उसके चेहरे पर पानी का छींटा डाला गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आई और मासूमियत से पूछने लगी, मम्मी पापा, आलोक कहाँ है? आप कह रहे थे कि शाम तक आ जाएगा, पर वह आया नहीं। बेटा, तू ठीक है ना? वो रास्ते में त्रिशा की मम्मी हड़बड़ाहट में कुछ बताने वाली थी कि तभी त्रिशा के पापा बोल पड़े, क्या कर रही हो भाग्यवान? देखो, मेरी बेटी कितनी थक गई है, इसे आराम करने दो। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बोझा ढोकर वापस आ रही हूं। बहुत थक गई हूं, मैं आराम करना चाहती हूं। क्या आप मुझे अपने कमरे में लेकर चलेंगी मम्मी? हाँ मेरी बच्ची, चलो, उठो आराम से बेटा, त्रिशा की मम्मी बोली। और उन्होंने समझ लिया कि रास्ते वाली कोई बात त्रिशा से न करें, क्योंकि शायद वह बात त्रिशा को याद ही नहीं थी। वो चुपचाप त्रिशा को उसके कमरे में लेकर चली गईं। त्रिशा को सुलाकर वे वापस आकर सोफे पर धम्म से बैठ गईं। क्या हो गया मेरी बच्ची को? कहकर वो रोने लगी। अरे भाग्यवान, क्या रोने से सब सही हो जाएगा? नहीं ना। त्रिशा के पापा उन्हें चुप कराने लगे। त्रिशा की मम्मी उनके गले लगकर खूब रोने लगी। उधर आलोक दिल्ली के लिए गांव से निकल चुका था। वहां उसने तांत्रिक बाबा से मुलाकात की थी और उनकी बातें उसके दिमाग में किसी बवंडर की तरह घूम रही थीं। आलोक के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तांत्रिक बाबा ने कितना असंभव काम बता दिया है। यह सब कैसे होगा, वह भी इतने कम समय में? त्रिशा की हालत भी ठीक नहीं है, वह यह सब कैसे कर पाएगी? इन्हीं विचारों में डूबा वह रात के 9 बजे दिल्ली पहुंच गया। अपने घर ना जाकर वह सीधा त्रिशा के घर गया। वहां ड्राइंग रूम में त्रिशा के मम्मी पापा बहुत चिंता में बैठे थे और आपस में त्रिशा की ही बातें कर रहे थे। आलोक को देखते ही त्रिशा की मम्मी उसके लिए पानी लेने चली गई। त्रिशा के पापा ने केवल औपचारिकता के तौर पर पूछा, क्या हो गया बेटा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। आलोक ने पहले ही तय कर रखा था कि जितनी भी बातें करनी है वे मंदिर में होंगी, क्योंकि कोई भी बुरा साया मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर घर पर बात करेंगे तो वह साया आत्मा पहले से ही सतर्क हो जाएगा। पानी पीने के बाद आलोक ने कहा, मैं जरा पैरों को सीधा करने के लिए थोड़ा टहलने जा रहा हूं, और वह सीधे मंदिर में चला गया। थोड़ी देर बाद त्रिशा के मम्मी पापा भी टहलने के बहाने मंदिर पहुंच गए। क्या बात है बेटा, क्या बताया तांत्रिक महाराज ने? जल्दी से बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जब से तुमको देखा है तब से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ा तूफान छुपा है। वहां जाने के बाद कोई बात तो पता चली है? त्रिशा की मम्मी ने आलोक से पूछा। हाँ मम्मी, मैं आप लोगों को सब बताना चाहता हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। वहां पहुंचते ही तांत्रिक बाबा ने मुझे देखकर स्वयं ही सब कुछ जान लिया। आपको याद तो होगा ना कि मैं और त्रिशा अपने दोस्तों के साथ अभी कुछ दिन पहले नेपाल गए थे। वहां से हम लोग काठमांडू घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक खूबसूरत सा जंगली दृश्य दिखा तो सभी ने उस जंगल में कुछ समय टहलने का प्लान बनाया। हमने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और उस खूबसूरत से जंगल में टहलने निकल पड़े। टहलते टहलते मैं और त्रिशा जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गए। इतना कहकर आलोक एकदम से शांत हो गया। तभी त्रिशा के पापा उससे पूछते हैं, आगे क्या हुआ था बेटा, जल्दी से बताओ हमें। हाँ पापा जी, बताता हूं। हमारे सारे दोस्त पीछे रह गए थे। मैं और त्रिशा बातों में इतने मगन थे कि वहां पर किसी की लाश दफन है ये देख ही नहीं पाए। त्रिशा तो किनारे थी, पर मैं उसकी लाश पर ही खड़ा हो गया। मेरे पैर में शीशे जैसा कुछ चुभ गया। मेरा पैर जख्मी हो चुका था। मेरे पैर से काफी खून निकल रहा था और उस दफन लाश के ऊपर गिर रहा था। शाम का समय था, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। उस वक्त ये रूहें ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, ऐसा तांत्रिक बाबा ने बताया है। हालांकि बाबा ने यह भी बताया है कि वहां एक युवती की लाश है जो तकरीबन 1 महीने पहले गैंगरेप की शिकार हो गई थी। उन्हीं रेपिस्टों ने उसका वहीं रेप किया और फिर मौत के घाट उतारकर वहां दफना दिया। इसलिए उसकी आत्मा वहां भटक रही है। उसकी शादी होने वाली थी जो अधूरी रह गई।
अब वह वहां आने जाने वालों को परेशान करती है। मेरा खून उस जगह पर गिरने से उसे मेरे खून की गंध मिल गई और वह मुझसे बंध गई है। अब इसे मेरा और त्रिशा का दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, उस शाम का समय भी वही था जिस समय उन अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतारा था। उस समय वह अत्यधिक खूंखार हो जाती है और उसी दिन भी वह अपनी कब्र के आसपास मंडरा रही थी। फिर मेरे साथ वह सब बातें हुई। शायद तभी से वह मुझ पर अपना ही अधिकार समझने लगी है। क्या अब क्या होगा? त्रिशा की मम्मी एकदम घबरा गईं। उनकी चीख निकलने ही वाली थी कि उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चुप कर लिया। हां मम्मी, अब वह चाहती है कि त्रिशा से मेरी शादी ना हो पाए, इसलिए वह 24 घंटे त्रिशा के इर्द गिर्द ही रहती है। आने वाली अमावस्या की रात वह त्रिशा को मारकर मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी, अपनी दुनिया में। कहते कहते आलोक शांत हो गया। मतलब? बेटा, अपने साथ ले जाएगी, इसका क्या मतलब है? त्रिशा की मम्मी रोने लगी। मतलब मुझे भी मार डालेगी और मेरी आत्मा पर कब्जा करेगी, कहकर आलोक अपने आंसू पोंछने लगा। पर बेटा, इसका कोई उपाय भी तो होगा। क्या बाबा जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? त्रिशा के पापा अपने आंसू पोंछते हुए आलोक से पूछते हैं। हां, बताया है। इसका एक ही उपाय है, पर वो बहुत ही खतरनाक है। और फिर त्रिशा की हालत भी ऐसी है। ये सब कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, बताना। वैसे भी हम लोग कौन से मजे में हैं? कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज बेटा, बताना। आखिर कौन सा उपाय बताया है बाबा ने? त्रिशा की मम्मी ने जोर देकर पूछा। आलोक ने आगे बताया। उन्होंने कहा है कि हमें दोबारा वहां जाना होगा। इस माह की आने वाली अमावस्या को, जहां उसका शरीर दफन है और जहां मेरा खून गिरा था, वहां की मिट्टी लानी पड़ेगी। पर क्या बेटा? त्रिशा की मम्मी पूछती हैं। पर ये मम्मी जी, ये काम वही लड़की कर सकती है जो मुझसे शादी करना चाहती है। इस काम में जान का जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह आत्मा आसानी से मिट्टी लाने नहीं देगी। और फिर मिट्टी लाने के बाद अभिमंत्रित विभूति से कब्र के चारों ओर लकीर बनाकर मिट्टी में दबे उसके शव को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। इसे कोई भी पवित्र आत्मा, जैसे कि मैं भी, कर सकता हूं। यह सारा कार्य तांत्रिक बाबा के शिष्य के मंत्रोच्चारण के दौरान होगा। अच्छा, और वो मिट्टी, उसका क्या होगा? त्रिशा की मम्मी ने पूछा। वो तांत्रिक महाराज को देनी होगी। वे वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने तंत्र मंत्र से पूजा संपन्न करेंगे। 1 किलोमीटर मतलब उसी जंगल में? त्रिशा के पापा बोले। हां पापा, क्योंकि तांत्रिक बाबा का गांव बहुत दूर है और उतने कम समय में नेपाल से दिल्ली आना भी कठिन है, तो हमें वहीं जाना होगा, आलोक ने समझाया। अच्छा बेटा, वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, ये सब बाबा ने नहीं बताया? नहीं पापा, ये सब मैंने भी पूछा था बाबा से, पर इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस ये कहा कि ये सब वो आत्मा स्वयं बताएगी। पर बेटा, क्या वो आत्मा हमें सुरक्षित नेपाल पहुंचने देगी? क्योंकि उसने तो हमें तांत्रिक बाबा के गांव भी पहुंचने नहीं दिया था, बड़े ही गंभीर स्वर में त्रिशा के पापा बोले। उसका भी सारा प्रबंध बाबा कर देंगे। वो लोग अमावस्या के ठीक 4 दिन पूर्व दिल्ली पहुंच जाएंगे, पर वो यहां ना आकर सीधा मेरे घर रुकेंगे। और हमें भी घर के अंदर किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो वो सतर्क हो जाएगी। घायल आत्मा का क्या भरोसा, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हां, हम समझ गए बेटा। हम घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे और साथ ही ये जाहिर करेंगे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम बड़े परेशान हैं। वैसे भी आज दोपहर में उसका रूप हम देख चुके हैं। त्रिशा की मम्मी दोपहर वाली सारी घटना आलोक को बताती है। आलोक भी ये सब सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा, अब हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। हम त्रिशा को ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ सकते, कहीं उसे कुछ शक ना हो जाए, आलोक कहता है। त्रिशा के पापा भी आलोक की बात से सहमत होते हैं। सभी लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद घर में वापस आते हैं। मंदिर से लौटने के बाद आलोक सीधा त्रिशा के पास आता है। वह त्रिशा के पास बेड पर बैठ जाता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। इतने में त्रिशा अपनी आंखें खोल देती है और आलोक को अपने सामने पाकर बहुत खुश हो जाती है, पर अपनी तबीयत को लेकर बहुत भावुक होकर रोने लगती है। वह आलोक से कहती है, आलोक, कहां चले गए थे तुम? जानते हो,
मैंने तुम्हें कितना मिस किया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाया करो। वैसे भी अब तुम्हें मुझसे ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब चंद दिनों की ही मेहमान हूं। इसलिए जितने दिन भी मेरी जिंदगी के बचे हैं उन्हें मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूं। नहीं त्रिशा, प्लीज तुम ऐसे निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। त्रिशा अपनी हथेली से आलोक का मुंह बंद कर देती है और आलोक के गले लगकर रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो प्लीज। भगवान ना करें कभी हम दोनों को बिछड़कर जीना पड़े। आलोक भी रो पड़ता है। चुपचाप उनकी बातें सुन रहे रूम के बाहर खड़े त्रिशा के मम्मी पापा भी रोने लगते हैं। तभी अचानक त्रिशा चीखने लगती है, छिपकली, छिपकली। आलोक, वो छिपकली, बहुत बड़ी छिपकली, वो मुझे खा जाएगी। प्लीज आलोक मुझे बचा लो, वो मेरी ही तरफ आ रही है। आह! इतना कहकर त्रिशा हवा में लहराकर आलोक से दूर दीवार के पास धड़ाम से गिर गई। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे आलोक से जबरदस्ती छुड़ाकर दूर फेंक दिया हो। वो डरी सहमी सी उसी दिशा में देखती हुई अपने आप में सिमट कर रोने लगती है। त्रिशा, क्या हुआ त्रिशा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आलोक त्रिशा की तरफ दौड़ता है। त्रिशा के मम्मी पापा भी चीखते हुए त्रिशा की तरफ दौड़े। त्रिशा जोर जोर से चीखने और रोने लगी। त्रिशा की मम्मी त्रिशा को गले से लगा लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। हे भगवान, मेरी बच्ची की मदद करो। बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? वो त्रिशा के सिर, हाथों और पीठ पर देखने लगती है। शुक्र है भगवान का कि इसे कहीं चोट नहीं आई, उन्होंने सभी को बताया। 1 घंटे तक त्रिशा की हालत वैसी ही रही, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य हो गई। सब लोग कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। त्रिशा की मम्मी त्रिशा को सोफे पर उसके पापा के पास बैठा देती हैं। बताइए जी, खाना बना रखा रह गया। अब रात के 12:30 बज गए हैं। किसी को भूख हो तो खाना यहीं ले आऊं? त्रिशा की मम्मी बात बदलने की कोशिश करती है। सामने टीवी चल रहा था। सभी लोग बहुत चिंता में थे, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे थे। आलोक भी त्रिशा से दूर बैठा था, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी ओर त्रिशा की नजदीकी उसके लिए घातक हो सकती है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में भूख के कारण। त्रिशा अपने पापा के कंधे पर सिर टिकाए टीवी देखती हुई बोली, हाँ बेटा, अभी कुछ खाने को लाती हूं। और आप दोनों क्या लेंगे? खाना या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह? उन्होंने त्रिशा के पापा और आलोक से पूछा। नहीं, खाना नहीं, अब इस समय तो बस चाय और स्नैक्स ही काफी होंगे, क्यों आलोक बेटा? त्रिशा के पापा बोले। हां पापा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मम्मी जी, मैं भी आपके साथ किचन में आकर आपकी मदद कर देता हूं, कहकर आलोक उनके साथ किचन की तरफ चल दिया। क्या किया जाए बेटा, काफी समय हो गया, मैंने खुद से पूरा काम नहीं किया। पर त्रिशा की ऐसी हालत देखकर सब नौकर चाकर, बावर्ची सब काम छोड़कर भाग गए। बहुत दिनों बाद ये सब कर रही हूं, शायद इसीलिए खाने पीने का टाइम वगैरह इतना बखूबी याद नहीं रहता। त्रिशा की मम्मी की परेशानी समझते हुए आलोक बोला, अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी जब आपकी बेटी इतनी परेशान है तो आपका मन इन सब कामों में कैसे लगेगा, वो भी टाइम टू टाइम। थोड़ी देर बाद सबने चाय नाश्ता किया और फिर सभी ड्राइंग रूम में ही एक साथ सोने की व्यवस्था करने लगे। त्रिशा फर्श पर अपनी मम्मी के साथ लेट गई। त्रिशा के पापा सिंगल दीवान बेड पर सो गए और आलोक सोफे पर सो गया। कहने को तो सभी सो गए थे, पर हर कोई आंखें बंद किए जाग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कैसे सब कुछ ठीक होगा। चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा था, पानी रिमझिम बरस रहा था। अचानक उस घर की दीवार पर कई काले काले साए चढ़ने लगे। वे साए घर की छत पर पहुंचकर सीधा सीढ़ियों से नीचे आने लगे। फिर सभी कमरों में जाकर उन्हें ढूंढते रहे। वे सब घर के बीचों बीच आंगन में रुकते हैं और उनमें से एक साया धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता है। फिर ठीक ड्राइंग रूम के सामने आकर रुकता है, अंदर की आहट सुनता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करता है। वह त्रिशा के पास आता है और अपने दांत उसके गले में चुभाकर खून चूसने लगता है। त्रिशा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा, ये मेरा खून चूस रहा है, ये मुझे मार देगा, प्लीज बचाओ मुझे। आलोक, मुझे बचा लो, तुम्हारी त्रिशा मर रही है, तुम्हारी त्रिशा जीना चाहती है,
ये भूत मुझे खत्म कर देगा। आ हा आ हा आ। क्या हुआ त्रिशा बेटा, कौन मार रहा है तुझे? त्रिशा की मम्मी ने भागकर कमरे की लाइट ऑन की। सभी लोग त्रिशा को देखकर डर गए, पर जब उसने पूरी बात बताई तो सब उसे समझाने लगे कि उसने बुरा सपना देखा है। त्रिशा भी हैरान परेशान सी सभी को देखती है और फिर अपना गला सहलाने लगती है। जहां उसने सपने में दांत चुभते देखे थे, वहां उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। यह बात उसने किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि सब बेवजह परेशान होंगे। आलोक ने घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद कोई सोया ही नहीं, क्योंकि त्रिशा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। सुबह एकादशी थी। उसके ठीक 4 दिन बाद अमावस्या थी। इसी वजह से वह आत्मा धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से त्रिशा को कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी, क्योंकि वह आत्मा शायद यह सोच रही थी कि अमावस्या आने से पहले त्रिशा को इतना परेशान करेगी कि वे लोग उसमें ही उलझे रहें और तांत्रिक बाबा के पास जाने का ख्याल उनके दिमाग से निकल जाए। खैर, जैसे तैसे रात पार हुई। त्रिशा सुबह 5 बजे सो गई थी, इसलिए उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। वे लोग एक एक करके अपना डेली रूटीन निपटा चुके थे, पर एक बंदा हर वक्त त्रिशा के आसपास ही रहा। सुबह 7 बजे त्रिशा की मम्मी चाय लेकर दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। सभी लोग चाय पीने लगे। तभी त्रिशा उठकर बैठ गई। उसका शरीर एकदम कमजोर हो गया था। आंखों के आसपास स्याह घेरे हो गए थे। बोलने के लिए भी उसे बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग त्रिशा की गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं। त्रिशा फ्रेश होने के बाद चाय नाश्ता करती है। तभी आलोक का फोन बजता है। आलोक फोन कॉल को रिजेक्ट करके बोलता है, पापा जी, मम्मी जी, घर से फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है बीपी चेक कराने। मैं आपसे दोपहर में मिलता हूं। हाँ हाँ बेटा, तुम अभी निकलो वरना हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ जाएगी, त्रिशा के पापा कहते हैं। लेकिन वे समझ गए थे कि हॉस्पिटल का तो बस बहाना है। दरअसल आज के दिन तांत्रिक बाबा और उनके 2-3 शिष्य दिल्ली आने वाले थे और उनके रहन सहन की सारी व्यवस्था आलोक और उसके मम्मी पापा को ही करनी थी। इसलिए आलोक सुबह सुबह ही जाने के लिए तैयार हो गया था। आलोक चला जाता है। फिर त्रिशा अपने पापा से कहती है, पापा आप भी कितने दिन हो गए फैक्ट्री नहीं गए? मेरा मन कहता है आप भी आज फैक्ट्री हो आइए। हाँ बेटा, बोल तो तू एकदम सही रही है, पर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आज मैं नहीं जा पाऊंगा, कल चला जाऊंगा। और फिर शाहू फैक्ट्री में सारा काम देख रहा है, फोन पर बात हो गई है, वहां सब ठीक है। तबीयत का तो बहाना था। वह तो अपनी लाडली बिटिया को किसी भी सूरत में अपनी निगाहों से दूर नहीं करना चाहते थे। अरे पापा, क्या हुआ आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करती हूं। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। त्रिशा के पापा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी की इतनी परवाह देखकर त्रिशा उठकर बाम लाती है और सोफे पर पालथी मारकर बैठ जाती है। अपनी गोद में कुशन रखकर पापा से लेटने को कहती है। उसके पापा उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाते हैं और वह बाम की मालिश उनके माथे पर करती है और धीरे धीरे सिर दबाती है। त्रिशा के पापा को बहुत दिनों बाद अपनी पुरानी बेटी से मिलने का एहसास होते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे आप? ओह सॉरी बेटा। चलो ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, बस तेरी हालत देखकर रोना आ गया था। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ओके। फिर बाप बेटी बातें करने लगते हैं। त्रिशा के बचपन की बातें बताने लगते हैं। त्रिशा की मम्मी किचन में खाना बनाने चली गईं। उधर आलोक के पापा ने सुबह 4 बजे ही अपनी गाड़ी तांत्रिक बाबा को लाने के लिए भेज दी थी उनके गांव। दोपहर 1 बजे तक बाबा दिल्ली पहुंच चुके थे। आलोक ने सभी को प्रणाम करके पानी पिलाया और फिर महाराज जी, जो सालों से आलोक के घर में खाना बनाते थे, उन्होंने खाना भी तैयार कर दिया था। तांत्रिक बाबा स्वयं 40 दिनों के अनुष्ठान पर थे, इसलिए वे सिर्फ फलाहार ही कर रहे थे, पर उनके 3 शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। वैसे तांत्रिक बाबा हर साल 40 दिनों का अनुष्ठान करते थे। इस दौरान वे कहीं बाहर नहीं जाते थे, पर आलोक ने त्रिशा की हालत बहुत नाजुक बताई थी और बाबा ने भी अपनी भक्ति से ऊपर किसी के प्राणों की रक्षा करना ज्यादा जरूरी समझा। यहां तो एक नहीं, 2 लोगों के प्राण संकट में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा विलंब न करते हुए जल्दी ही सब काम निपटाने का निर्णय लिया।
आलोक ने बाबा को त्रिशा की पूरी हालत समझाई तो बाबा ने कहा, हमने तो कहा था बच्चा कि वह तुम सभी को भ्रमित करेगी ताकि तुम लोगों के मन से अमावस्या का ख्याल निकल जाए। ये रूहें अमावस्या के दिन अधिक ताकतवर हो जाती हैं। खैर, हम सब सुबह 4 बजे ही नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सामग्री की सूची आपके पिताजी को दे देंगे। याद रहे, किसी भी प्रकार का शक उस बच्ची को नहीं होना चाहिए कि वह कहां जा रही है। बाबा, उस दिन की घटना मैंने आपको बताई थी जब वे लोग आपके आश्रम के लिए निकले थे, तो उस आत्मा ने रास्ते में उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। किसी भी हाल में वह हमें घर से बाहर जाने नहीं देगी। आलोक ने अपना डर जाहिर किया। हां बेटा, हम समझते हैं। यह नारियल जिस पर रुद्राक्ष की माला बंधी है, उसे उस गाड़ी में पहले से ही रख देना जिस गाड़ी में तुम, वह बच्ची और उसके माता पिता बैठेंगे ना। नारियल? आलोक चौंक कर कहता है। हां बेटा, यह सिर्फ नारियल नहीं, यह काली माता के मंत्रोच्चारण से सिद्ध प्राप्ति नारियल है। इसे उस गाड़ी में रखते ही वह गाड़ी नजरबंद हो जाएगी, जिसे एक मनुष्य तो देख सकेगा पर रूहों की नजरें उसे नहीं देख पाएंगी। गाड़ी में प्रवेश करते ही उस बच्ची के ऊपर से उस रूह की नजर हट जाएगी और वहीं पर आप लोग पूरी पूजा का विधि विधान उस बच्ची को समझा देना कि वहां पर उसे क्या करना है। लेकिन हां, एक बात और, सुबह 4 बजे हम लोगों को निकलना है, तो 10 मिनट पहले ही यह नारियल उस गाड़ी में रखना है। ठीक है बाबा, पर वहां से इतनी दूर सुबह 4 बजे आना संभव नहीं, तो क्या करें? कुछ सोचते हुए आलोक ने कहा। हां बाबा, त्रिशा के घर के बाहर एक मंदिर है विनायक जी का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो क्या वहां रख सकता हूं? हां बिल्कुल, मंदिर से उचित कोई स्थान नहीं हो सकता। जब इसे उपयोग में लाने का समय आएगा, हम यहां से काली माता का आह्वान कर देंगे। अच्छा बाबा, कहकर आलोक उस नारियल को कपड़े में लपेटता है। और हां, एक बात और बेटा, जैसे ही वह बच्ची घर से पैर निकाले, उसकी मां से कहना कि घर के छोटे बड़े बक्से, डिब्बे डिब्बी, अलमारी, घर के अंदर के सारे दरवाजे, सब कुछ खोलकर ये लौंग का एक एक जोड़ा सब में डालती जाएंगी। याद रहे, केवल सदर गेट को छोड़कर घर में सब कुछ खोलकर लौंग डालनी है। बाबा ने आलोक को 2 मुट्ठी लौंग दी। पर बाबा, लौंग किस लिए? आलोक आश्चर्यचकित होकर पूछता है। वो इसलिए बच्चा कि जब वह उस बच्ची को घर के बाहर जाते देखेगी तो वह बच्ची के साथ बाहर तक तो जाएगी, पर बाद में उसके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी नजरबंद होने के कारण वह बाहर ही रह जाएगी। ऐसे में वह वापस घर में जाकर कहीं किसी भी वस्तु में छुपकर बैठ सकती है, और जब ये काली माता के मंत्रों से अभिमंत्रित लौंग पड़ी होगी तो ये यहां से डरकर सीधा अपने शव के पास यानी नेपाल पहुंच जाएगी। और फिर वैसे भी उसका काम भी वही है, बस उस बच्ची से कहना कि नेपाल से लाई हुई वस्तु वापस वहीं ले चले। वस्तु? पर बाबा, ऐसी किसी वस्तु के बारे में त्रिशा ने मुझे कभी नहीं बताया। आलोक कहता है। नहीं बच्चा, जानकर नहीं, अनजाने में उस रूह की कोई वस्तु उस बच्ची के पास है। तुम उस बच्ची के सामान की ही तलाशी लेना, हो सकता है तुम्हें उससे कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़े। बाबा कहते हैं। ठीक है, जरूर पता लगाऊंगा। अच्छा बाबा, दोपहर के 3 बज चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए। आप लोग भी विश्राम कीजिए। चरण स्पर्श बाबा। खुश रहो बच्चा। काली मां तुम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कहकर आलोक सभी लोगों के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, अपने मम्मी पापा के पैर छूकर गले मिलता है और वहां से रवाना होता है त्रिशा के घर के लिए। त्रिशा के घर के सामने वाले मंदिर में वह अभिमंत्रित नारियल और लौंग विनायक जी के चरणों में ही रखवा देता है और पंडित जी से कहता है कि वह कल सुबह 3:45 बजे मंदिर खोलकर उसे उसका सामान दे देंगे। पंडित जी मान जाते हैं और आलोक सीधे त्रिशा के घर में प्रवेश करता है। वहां बड़े जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। वह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाकर देखा, त्रिशा खूब हंस रही है और मम्मी पापा को चिढ़ा रही है। हरा दिया, मम्मी पापा हार गए। सामने कैरम रखा है। आलोक ये सब देखकर थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। जैसे ही त्रिशा आलोक को देखकर उसकी तरफ बढ़ी, आलोक दूसरी तरफ हट गया और दूर से बात करने लगा। यह बात त्रिशा को बुरी लगी, पर उसके मम्मी पापा सब कुछ समझ रहे थे। उन्होंने आलोक की तरफ देखा और जैसे आंखों से ही पूछ लिया हो कि सब कैसा रहा। आलोक ने भी आंखों से ही प्रत्युत्तर दिया, सब कुछ ठीक है। इशारे से उन दोनों को मंदिर में जाने को कहता है। फिर त्रिशा से टीवी देखने को कहता है और स्वयं उठकर मंदिर आ जाता है। वहां त्रिशा के मम्मी पापा को पूरी बात बताता है।
उन लोगों ने विनायक महाराज को प्रणाम किया और फिर वापस घर आ गए। आलोक त्रिशा से बोलता है कि जब वह नेपाल गई थी तो उसके पास उसका एटीएम कार्ड और कुछ आवश्यक कागज सामान में रह गए थे जिन्हें वह ढूंढना चाहता है। वह त्रिशा की ट्रॉली बैग, हैंडबैग सब कुछ चेक करने लगता है। आलोक, क्या मेरा सारा सामान उल्टा पुल्टा कर रहे हो? आखिर बताओगे कि तुमने मुझे एटीएम कार्ड कब दिया था? त्रिशा आलोक से पूछने लगती है। बताया ना, जब मैंने नेपाल में एक शोरूम में कुछ सामान लेने के लिए कार्ड यूज किया था, पर कार्ड से पेमेंट कैंसिल हो गया था, तो वो कार्ड मैंने तुम्हें पकड़ाकर कैश पेमेंट कर दिया था। उसके बाद मैं तुमसे वो कार्ड लेना ही भूल गया। कहो, कुछ याद आया? आलोक ने पूरी बात घुमा दी जिससे कि उसके मन में शक ना पैदा हो। हां, याद आया। पर यह बात कुछ ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गई तुमको? अरे, पूरे 2 महीने हो गए हैं, तुम्हें क्या लगता है? 2 महीने से उन बैग्स में सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा है। वो तो मैंने आते ही सारे बैग्स खाली कर लिए थे। तुम भी ना। आज याद आई है कार्ड की तुम्हें। देखो त्रिशा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। फैक्ट्री के सामान का ऑर्डर जा चुका है, कल तक सारा सामान डिलीवर भी हो जाएगा और मुझे एटीएम कार्ड की कल बहुत सख्त जरूरत है। पापा की इज्जत का सवाल है। और हां, ये क्या लगा रखा है तुमने कि 2 महीने हो गए? मेरी पत्नी बनने के बाद तो पूरी जिंदगी मेरे सामान की हिफाजत करनी पड़ेगी और आज मेरा एक छोटा सा कार्ड 2 महीने भी संभाल कर नहीं रख पाई। हद है। आलोक झूठ मूठ का गुस्सा त्रिशा को दिखाने लगता है। त्रिशा भी डर जाती है। मौके की नजाकत को समझते हुए वह अपना सारा सामान अपनी वार्डरोब से निकालकर बेड पर रखने लगती है। आलोक सारा सामान ध्यान से देखने लगता है। फिर त्रिशा अपना हैंडबैग उल्टा करके बेड पर झाड़ देती है। उसमें से मेकअप का सारा सामान बाहर गिरता है। उस पर भी आलोक अपनी पैनी नजर गड़ाए रखता है। फिर एक अंगूठी जो कि मिट्टी से सनी थी उसने अपने हाथ में उठाई और त्रिशा से बोला, क्यों त्रिशा, ये हमारी सगाई की अंगूठी को पहनती क्यों नहीं हो? और इस पर इतनी सारी मिट्टी कहां से लग गई? अरे, पहनती तो थी ही, पर तुम्हें याद है ना कि नेपाल के जंगल में हम घूम रहे थे और तुम्हारे पैर में शीशे जैसी कोई चीज चुभ गई थी। बड़ा खून आ रहा था तुम्हारे पैर से। मैं कितनी परेशान थी, तो हाथों से वहीं की मिट्टी खुरचकर तुम्हारे पैर पर डाल रही थी तो अंगूठी उंगली से फिसलकर वहीं गिर गई। फिर तुम रूमाल बंधवाने के बाद जब वापस चल दिए तो कुछ दूर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी वहीं गिर गई है, तो मैं दोबारा वहां गई थी। तुमने पूछा भी था कि मैं कहां गायब हो गई थी, तो मैंने बोला था कुछ नहीं, यहीं थी। तब मैं ये अंगूठी ही ढूंढने गई थी। बहुत ढूंढा तब मिली थी। वो भी वहां नहीं जहां गिरी थी, ये तो पास की ही झाड़ियों में मिली। बड़ा अचंभा हुआ था मुझे इस बात पर कि गिरी कहां और मिली कहां, पर शुक्र मनाओ कि मिल गई थी। ऐसे सगाई की अंगूठी गुम जाना बहुत अशुभ होता है, ऐसा मम्मी कहती हैं। त्रिशा हंसते हुए बोली। आलोक बड़े गौर से उस अंगूठी को चारों तरफ घुमा घुमा कर देखने लगा। उसे वो अंगूठी त्रिशा की नहीं लग रही थी, क्योंकि त्रिशा की अंगूठी उसने ही ऑर्डर देकर बनवाई थी और फिर अंगूठी का शेप भी त्रिशा की उंगली से थोड़ा बड़ा ही था, इसलिए उसे शक हो गया था। अच्छा, इसे मुझे दे दो, मैं अभी अच्छे से साफ करके तुम्हें दे दूंगा। और हां, इस बार इसका अच्छे से ध्यान रखना, ओके? ठीक से देखो, ये तुम्हारी ही है। ये तो धुलने के बाद ही पता चलेगा, शायद मेरी हो। त्रिशा भी संदेहात्मक स्वर में बोली। आलोक समझ गया था कि हो ना हो यही वो चीज है जिसके बारे में बाबा ने बोला था। आलोक ने त्रिशा की मम्मी के फोन पर चुपके से एक मैसेज कर दिया। तभी त्रिशा की मम्मी आई और उन्होंने एटीएम आलोक को देते हुए कहा, अरे बेटा, ये रहा तुम्हारा कार्ड। त्रिशा की जीन्स से मुझे मिला था। अचानक मुझे याद आया, जबकि आलोक ने ही वो कार्ड 1 घंटे पहले मंदिर में बाबा के द्वारा बताई गई सारी बातें बताने के बाद दिया था और सारा प्लान भी समझा दिया था। थैंक यू मम्मी जी, आलोक बोला। फिर सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। आलोक ने अंगूठी धुली और सबको दिखाई। त्रिशा काफी चौंक गई, क्योंकि ये अंगूठी तो उसकी थी ही नहीं। ये मेरी अंगूठी नहीं है, पता नहीं किसकी अंगूठी मैं ले आई। आलोक का यकीन पक्का हो गया कि बस यही वो चीज है जो उस जगह की है। त्रिशा की अंगूठी वहीं रह गई और उसकी अंगूठी त्रिशा उठा लाई। उस रात माहौल शांत रहा। मम्मी पापा सब लोग सुबह दबे पांव ही सारा नित्य कर्म निपटाकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। त्रिशा को भी उठकर सभी फ्रेश होने के लिए कहते हैं। ठीक 3:45 बजे आलोक उठकर मंदिर जाता है, बाबा को फोन करता है।
फिर नारियल उठाकर गाड़ी में रख देता है और घर वापस आकर त्रिशा को घर के बाहर लाता है। त्रिशा के पापा त्रिशा से बात करते करते गाड़ी तक टहलते हुए ले जाते हैं। इधर आलोक और त्रिशा की मम्मी वो अभिमंत्रित लौंग हर चीज में रखने लगते हैं। जल्दी से ये काम करके वो लोग दौड़कर गाड़ी तक आते हैं और उसमें सवार होकर नेपाल के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में आलोक ने त्रिशा को शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। त्रिशा वो सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और साथ ही बहुत डर भी जाती है और फिर उसे उस जगह जाकर मिट्टी लानी है, इस बात को सोच सोचकर घबरा रही होती है। पर सभी के समझाने पर त्रिशा सबके सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। नेपाल पहुंचते पहुंचते उन लोगों को काफी रात हो जाती है। हालांकि कॉटेज पहले से ही बुक्ड थे, तो वहां पहुंचते ही सब लोग अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। पर बाबा कॉटेज में प्रवेश करते ही स्नान वगैरह निपटाने में लग जाते हैं, क्योंकि आधा एक घंटे पश्चात ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला था, तो उनकी नित्य पूजा का समय भी आरंभ हो जाता है। इधर वो आत्मा सभी लोगों के निकलने के बाद जब उसे कुछ नजर नहीं आया, तो वो वापस घर में प्रवेश करना चाहती थी, पर घर के अंदर पहुंचकर उसे बहुत कष्ट अनुभूति हुई। वो किसी भी जगह पर ठहर नहीं पाई। उसे अनजानी सी शक्ति प्रताड़ित करने लगी। वो अनायास ही चीखने चीत्कारने लगी और फौरन घर से बाहर आ गई। सूर्योदय होते ही उसी जंगल में उस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 दिन का अखंड हवन मंत्रोच्चार स्वयं बाबा ने प्रारंभ किया। इन 2 दिनों में वो आत्मा त्रिशा को अत्यंत भयानक प्रताड़ना देने लगी। कई बार त्रिशा पर जानलेवा आक्रमण भी किए, पर तांत्रिक बाबा के लगातार मंत्रोच्चार से त्रिशा सही सलामत रह पाई, क्योंकि बाबा ने त्रिशा से कहा था कि यदि किसी प्रकार का खतरा हो तो काली माता का स्मरण करना, वो तुम्हारा कष्ट अवश्य निवारण करेंगी। उन्होंने एक पन्ने पर एक मंत्र भी लिख कर दिया, ओम काली के नमः। बस बच्चा, इस मंत्र का उच्चारण करना, तो जब भी त्रिशा की तरफ उसके कदम उठते, बस त्रिशा इसी मंत्र को बड़ी ही तीव्रता के साथ में दोहराने लगती। ठीक 2 दिन बाद वो दिन भी आ गया, जिस दिन का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सबसे ज्यादा तो इस दिन का उस आत्मा को इंतजार था। सभी लोग अपने अपने कॉटेज से निकलकर गाड़ी में सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाड़ी में अभिमंत्रित नारियल अभी भी रखा हुआ था। बाबा ने पहले ही एक बात साफ कर दी थी कि ये नारियल सिर्फ अमावस्या तक ही उस रूह की नजर बांध सकता है, वो भी कहीं आने जाने पर, क्योंकि एक बार यदि ये वाहन में स्थापित हो गया तो सीधे अमावस्या वाले दिन उस जंगल में हो रहे हवन के पास ही इसे विस्थापित करके काली माता के हवन कुंड में आहुति के दौरान ही काली माता को अर्पित कर दिया जाएगा। यदि बार बार विस्थापित किया गया तो इसका असर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब कॉटेज में वो रूह त्रिशा को अत्यधिक परेशान करने लगी, जानलेवा हमला करने लगी, तो त्रिशा ने उस गाड़ी का ही सहारा लिया। 2 रातें वो उसी गाड़ी में सोई, क्योंकि अमावस्या वाले दिन होने वाली प्रक्रिया के लिए त्रिशा का शारीरिक और मानसिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रहना बेहद आवश्यक था। आखिरकार वो सब लोग 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां बाबा हवन कर रहे थे। सभी लोगों ने अपने पैर धुले और हवन में शामिल हो गए। वो आत्मा नजरबंद गाड़ी होने के कारण जब किसी को देख नहीं पाई तो एकदम से बौखला गई और वापस अपने दफन शरीर के इर्द गिर्द मंडराने लगी। भयानक से भी भयानक चीखों चीत्कारों से उस जंगल की धरती कांप उठी। ना जाने कितने मूक पशु पक्षी उसके क्रोध की ज्वाला में भस्म होने लगे। पूरे जंगल के ऊपर काले काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। उस बिजली ने कितने ही हरे भरे विशाल पेड़ों को मिनटों में धाराशायी कर दिया। बाबा, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, कहीं हवन खंडित ना हो जाए। आलोक ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए हर दिशा का जायजा लेते हुए कहा। बिना कुछ बोले ही बाबा मुस्कुराए और जलते हुए हवन कुंड में हाथ डालकर एक प्लेट में थोड़ी सी विभूति निकालकर अपने शिष्य को पकड़ाई। शिष्य ने प्लेट हाथ में लेकर उस पूरे हवन स्थल के चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दी। सभी लोग उस सुरक्षा कवच चक्र के अंदर सुरक्षित हो गए और सुरक्षा चक्र के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। जितना शांत माहौल उस सुरक्षा चक्र के अंदर का था, उतना ही खौफनाक माहौल सुरक्षा कवच के बाहर का था। सभी लोग मन ही मन काली माता का मंत्र जाप कर रहे थे और बाबा बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हवन की लौएं बढ़ती जा रही थीं, पर सभी को ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि हवन की लौ बहुत विकराल रूप ली थीं और उन लोगों को जरा भी तपिश की अनुभूति नहीं हो रही थी। वैसे उस जंगल में पेड़ भी जिस जगह पर कम ही थे, ऐसी जगह बाबा ने चुनी थी, पर फिर भी कुछ पेड़ों की शाखाएं उस हवन स्थल पर झुकी हुई थीं। ऊंचाई पर्याप्त थी,
लेकिन अग्निदेवता के आगे ज्यादा ऊंचाई भी कहां मायने रखती है। आग की लपटें तो सब कुछ जलाकर राख कर देती हैं, पर उस हवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं तो और भी हवा में मदमस्त झूम रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े विशाल पेड़ों की विस्तृत शाखाएं स्वयं मां काली के हवन में सम्मिलित होकर माता का आवाहन कर रही हों। हर कोई बस प्रश्न सूचक अवस्था में एक दूसरे का मुंह ताक रहा था और काली माता जी का चमत्कार ही मान रहा था। तभी बाबा ने त्रिशा को इशारे से अपने पास बुलाया और सामने बैठने के लिए कहा। त्रिशा जाकर उस स्थान पर बैठ गई। फिर बाबा ने उसे एक रुद्राक्ष की माला पहनाई और एक नरमुंड की खोखली खोपड़ी, कपाल अपने झोले से निकालकर उसके हाथों की तरफ बढ़ा दी, जिसका ऊपर का भाग खुला हुआ था, और त्रिशा से कहा, बच्ची, ये मेरे गुरु का कपाल है। तू वहां उस स्थान पर जा जहां उस रूह का शरीर दफन है और वहां से थोड़ी सी मिट्टी इसमें एकत्रित करके ले आ। अगर तुझे ये याद हो कि आलोक का खून कहां गिरा था, उस जगह की मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। त्रिशा उस कपाल को देखकर बहुत ही डर जाती है और वो अपने मम्मी पापा और आलोक की तरफ देखने लगती है, पर सभी उसे इशारे से कपाल लेने को कहते हैं और उसे डरने से भी मना करते हैं। फिर वो अपने कांपते हाथों से कपाल पकड़ लेती है और बाबा से कहती है, बाबा, वो सब तो ठीक है, पर हम 2 महीने पहले यहां आए थे, तब से तो उस स्थान पर घास वगैरह भी जम गई होगी और जंगली इलाका है। ऊपर से बरसात का मौसम भी है, तो आलोक के खून के धब्बे वहां से मिट गए होंगे। फिर उस जगह को पहचानना मेरे लिए कठिन होगा, तो मैं वो मिट्टी कैसे ला पाऊंगी? हां बेटी, उसका भी उपाय हम बताते हैं। ये ले अभिमंत्रित नींबू, ये तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे और जहां तेरी मंजिल है वहां जाकर रुक जाएंगे, पर उस जगह पर पहुंचकर ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। और रही बात उस खून भरी मिट्टी की, तो ये अक्षत और फूल जो तेरे हाथ में कपाल है उसमें पड़े हैं। थोड़े से अक्षत और फूल उस जगह डालना, ये अपने आप उस खून वाली मिट्टी पर पहुंच जाएंगे। पर बच्ची, वो आत्मा तुझे भ्रमित करेगी, तुझे डराएगी। हो सकता है अक्षत फूल तू डाल ही ना पाए, तो उस कब्र पर की जहां तहां की मिट्टी अनुमान लगाकर ही उठा लेना और इस कपाल में डालना। बाकी मिट्टी स्वतः ही गायब हो जाएगी। बस वही मिट्टी गायब नहीं होगी जिसकी हमें आवश्यकता है। तू मिट्टी लेकर सीधे वहां से यहां आ जाना। बाकी काम आलोक और मेरे शिष्य का है। फिर त्रिशा पूछती है, बाबा, वो मुझे भ्रमित किस तरह से करेगी और मेरे प्राण कैसे बचेंगे? बच्चा, वो तरह तरह की माया रचेगी जिससे तुझे भ्रम हो जाए और तू अपने लक्ष्य से भटक जाए। पर ऐसी स्थिति में तू मां काली का मंत्र लगातार जपते रहना, वो ही तुझे सही मार्ग दिखाएगी और ये रुद्राक्ष की माला तेरी रक्षा करेगी जब तक ये तेरे गले में है। याद रखना बच्चा कि यदि तूने मिट्टी यहां तक पहुंचा दी तो तेरी और आलोक की जिंदगी बच जाएगी। सब कुछ अब तुझे ही करना है बेटी। और आलोक, अब तुम भी यहां आओ। बाबा ने आलोक को भी पास बुलाकर एक वैसी ही रुद्राक्ष की माला पहना दी जैसी त्रिशा को पहनाई थी। चलो बच्चा, अब तुम लोग जल्दी से निकलो यहां से, गाड़ी से जाओ। और उस जगह से 10 कदम पहले तुझे, त्रिशा, गाड़ी से उतर जाना है। फिर नींबू वाली विधि प्रारंभ करनी है। और बच्ची, तुम मिट्टी एकत्रित करके उसी गाड़ी में सवार होकर वापस यहां आ जाना। बस ये ध्यान रहे कि मिट्टी गाड़ी तक सही सलामत पहुंचा पाओगी, तो उसके उपरांत नजरबंद गाड़ी से सुरक्षित इस स्थान तक पहुंच जाओगी। अब सब कुछ तेरे ही हाथों में है बच्चा। पर बाबा, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? त्रिशा मारे घबराहट के सही से बोल ही नहीं पा रही थी। टूटी फूटी हिम्मत एक साथ जुटाकर बाबा से पूछती है, नहीं बच्चा, हमारा कार्य सिर्फ राह दिखाना है। उस राह पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तुझे स्वयं करनी होगी। और तू जरा भी भयभीत मत हो, मां काली के होते हुए वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, अगर सच में मुझे कुछ हो गया तो? त्रिशा के मन से डर निकल ही नहीं रहा था और साथ ही त्रिशा और आलोक के परिवार वाले भी बहुत डर रहे थे। तो बाबा ने पूजन सामग्री की थाल से कलावा उठाकर उसे अपने माथे से लगाकर कोई मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रोच्चार के उपरांत उन्होंने थोड़ा सा कलावा त्रिशा और आलोक की कलाई पर लपेटकर बांध दिया और थोड़ा सा कलावा एक अन्य नरमुंड जो उसी हवन स्थल पर चौक पर पहले से रखा हुआ था उसमें लपेट दिया और कहा, अब कोई और प्रश्न नहीं, बस अब तुम सब जल्दी से निकलो, क्योंकि दिन के 1:15 से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अभी प्रातः के 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे से 1 बजे के मध्य ही सारी विधियां संपन्न होनी चाहिए। यदि इन चंद घंटों में सारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो काली मां ही जाने।
आगे क्या होगा? ग्रहण के दौरान वो रूह अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। त्रिशा, आलोक और भुवन, बाबा का शिष्य, सब उस गाड़ी में सवार हो गए। चूंकि गाड़ी शाहू ही ड्राइव कर रहा था, तो उसे बाबा ने गाड़ी से बाहर निकलने को मना कर दिया था। त्रिशा का हाथ थामे आलोक भी आज बहुत भयभीत था, पर वो त्रिशा को पूरी हिम्मत बंधा रहा था। त्रिशा भी एक हाथ से आलोक का हाथ थामे उससे कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा। आज या तो तुम्हारी त्रिशा जीत कर आएगी या फिर। आगे कुछ कह पाती कि तभी आलोक ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और आंसुओं से डबडबाई आंखों से त्रिशा की तरफ देखकर बोला, और कुछ नहीं, बस जीत कर ही आना है तुम्हें, मेरे लिए। त्रिशा भी हां में अपना सिर हिलाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है, और आलोक त्रिशा के आंसू पोंछने लगता है। तभी भुवन ने गाड़ी रोकने को कहा। आलोक चौंक कर बाहर की तरफ देखने लगता है और भुवन से पूछता है, क्या हुआ बाबा, क्या हम लोग पहुंच गए? हां, वो पेड़ पर पीला वस्त्र बंधा देख रहे हो। इसे उस दिन उस विशेष जगह के निरीक्षण के दौरान गुरुजी ने स्वयं बांधा था, जिस दिन हम यहां पहली बार आए थे। उन्होंने गाड़ी यहीं रोकने के लिए कहा था। त्रिशा बेटी, अब आप गाड़ी से बाहर जाइए। हां, और आप लोग नहीं आएंगे? त्रिशा का गला सूख गया। उस जगह को देखकर आलोक ने उसे पानी की बोतल पकड़ा दी और बोला, लो त्रिशा, पानी पी लो। त्रिशा पानी पीती है और फिर गाड़ी का गेट खोलती है। एक बार फिर बड़ी मायूस सी मुड़कर आलोक को देखती है और आलोक भी उसे भीगी आंखों से देखते हुए कहता है, त्रिशा, इस कपाल का विशेष ध्यान रखना। जानती हो, ये बाबा के गुरुजी का कपाल है, सो इसलिए, और हां, अपना भी पूरा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। ओके। ओके, त्रिशा बोलती है और दिल मजबूत करके बाहर आ जाती है। गाड़ी का गेट बंद कर देती है। फिर अपने कंधे पर टंगे हैंडबैग से 2 नींबू निकालती है और माथे पर लगाते हुए बोलती है, ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा, ऊं कालिके नमः, और नींबू नीचे धरती पर रख देती है। दोनों नींबू एक ही दिशा में चल देते हैं और त्रिशा नींबुओं के पीछे पीछे चल देती है। नींबुओं के पीछे पीछे अभी त्रिशा चल ही रही थी कि तभी वहां उसे बहुत सारे नींबू चलते हुए दिखने लगे। वो एकदम से घबरा गई। हे भगवान, ये क्या? इतने सारे नींबू? पर मैंने तो सिर्फ 2 ही डाले थे। वो चलते चलते इधर उधर देखने लगी, पर वो कौन से नींबुओं का पीछा करे, ये बात उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक वो काली मां का मंत्र बहुत जोर जोर से दोहराने लगी और बड़ी तेजी से उन नींबुओं का पीछा करने लगी। उसने देखा 2 नींबू उसी स्थान पर रुक गए और बाकी नींबू आगे बढ़े जा रहे थे। उसके मन में आया कि वो भी आगे जाए, नहीं तो असली नींबू कहीं गुम ना जाए, पर उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि वो माया है, जो यहां रुक गए हैं यही असली है। बड़ी दुविधा में थी त्रिशा। तभी वो दोनों नींबू दाहिने हाथ की दिशा में मुड़ गए। त्रिशा ने उस पूरी जगह को ध्यान से देखा और उसने अपने दिमाग पर खूब जोर डाला, ये याद करने की कोशिश की कि कहीं ये वही स्थान तो नहीं जहां उस रूह का शरीर दफन है। अभी त्रिशा ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी उसने दूर से ही देखा कि नींबू अपना रंग बदल रहे हैं। वो समझ गई कि ये वही जगह है। वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाती है, उसके कानों में एक स्वर गूंजता है। वो बड़े ध्यान से अभी वो अनजानी आवाज सुन ही रही थी कि तभी उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। पेड़ की मोटी सी शाखा जिसके नीचे वो खड़ी थी टूटकर उसके ऊपर गिर रही होती है। तभी त्रिशा का शरीर हवा में स्वतः उछला और उस जगह से हटकर थोड़ा दूर गिर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं मां काली ने उसे उस स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल दिया हो। धड़ाम के स्वर से धरती कांप गई और बहुत से पक्षी छीं छीं करते हुए उस पेड़ की अन्य शाखाओं से दूर उड़ गए। त्रिशा का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। बस मौत उसे छूकर जो निकल गई थी। तभी उसने देर न करते हुए फुर्ती दिखाई, जल्दी से उठी और आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। पर मौत उसे छूकर निकली कहां थी, उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। न जाने कहां के कांटे और कांच उसके सामने बिछ गए। हर बार बस उसे 2 बोतल दिखाई पड़ी और छनाक की आवाज सुनाई पड़ी और सारा कांच उसके सामने आ जाए। ऐसी 50 बोतलें कुछ ही सेकंड में उसे नजर आईं और टूट गईं। उसके बाद कांच उसके सामने बिछ गया। तू मुझसे फरेब करेगी? तूने क्या सोचा? बददिमाग लड़की, तू यहां आएगी और मेरी कब्र से मिट्टी लेगी
और चलती बनेगी। क्यों? हाँ। ऐसी फटी हुई घिंघियाती आवाज से किसी का भी कलेजा कांप जाए। तो त्रिशा तो उसके जस्ट सामने थी। काका कौन है? त्रिशा उस डरावनी आवाज से बहुत डर गई, पर फिर उसने आंखें बंद की और एक बार सभी को याद किया, क्योंकि उसे लगा आज तो उसका मरना तय है, तो वो डरकर क्यों मरे? अगर मरना ही है तो उस रूह से डटकर मुकाबला करते हुए मरेगी। उसने अपनी आंखें खोली। अरे तू है कौन? क्या औकात है तेरी? अगर हिम्मत है तो सामने आ, फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। और जो ये तू कर रही है कि पेड़ की डाली मुझ पर गिरा दी, इतने कांटे और शीशे मेरे रास्ते में बिछा दिए, तुझे क्या लगा कि ये सब देखकर तो मैं पीछे हट जाऊंगी? तो सुन मेरी बात बड़े ध्यान से। ये सब करके तू मेरा हौसला और बढ़ा रही है। जानती है प्यार की ताकत क्या होती है? ओह नो, तुझे तो पता ही नहीं होगा कि प्यार क्या होता है ना? क्योंकि तूने जिससे प्यार किया उसने ही तो तुझे यहां इसी जगह लाकर अपने दोस्तों के साथ। त्रिशा और कुछ कहती कि तभी वो आत्मा गुस्से से दहाड़ने लगी और चिल्लाने लगी। चुप चुप हो जा, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं वो कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मुझे वो सब याद क्यों दिला रही है? एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के साथ हुए दुराचार का मजाक उड़ा रही है। नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तुम मुझे उन हत्यारों का पता बता दो, फिर देखो कैसे उन्हें काल कोठरी में सड़वाती हूं। पर अगर तुम अपनी खुशी के लिए मेरे प्राण लेना चाहती हो तो मैं वो भी हंसी खुशी तुम्हें देने को तैयार हूं। आलोक को तुम्हें छोड़ना होगा, वह भी सही सलामत। त्रिशा कहती है। नहीं, आलोक सिर्फ मेरा है। तुझे मारने के बाद मैं आलोक को लेकर चली जाऊंगी। हवाएं बहुत तेज थीं उस जगह, जैसे बवंडर आ गया हो। काले काले बादलों के कारण दिन में भी रात जैसा लग रहा था। इधर त्रिशा को अपनी बातों में फंसाया, उधर त्रिशा के लिए एक नई परीक्षा तैयार हो गई थी। त्रिशा उन कांच के टुकड़ों और कांटों पर अपने कदम फूंक फूंक कर रखने लगी। जहां उसके स्लीपर में कांच चुभती, उसकी आत्मा तक जख्मी हो जाती, और जहां कांटे चुभते तो वो जख्म और गहरा जाते। आ आ हा हा, ओम कालिके नमः, बस यही मंत्र उसके होंठों पर था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि कई जगह बिल्कुल उसी रंग के नींबू के जोड़े रखे हुए हैं। वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। तभी अचानक एक तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ आ गया। वो एकदम से जमीन पर धड़ाम से गिर गई और उसके शरीर में कांच के टुकड़े और कांटे चुभ गए। वो चीखने लगी और वो आत्मा काले काले साए के रूप में उसके सामने आ गई और अट्टाहास करने लगी। त्रिशा के हाथ से वो कपाल छूट गया और जमीन पर एक तरफ लुढ़क गया। वो तपाक से उठी और अपने दर्द की परवाह न करते हुए उसने फौरन झुककर कपाल उठा लिया। इस दौरान उसके गले की माला निकलकर नीचे गिर गई और त्रिशा को पता भी न चला। पर इस बार वो हवा में लहराकर बहुत दूर जाकर गिरी। अभी वो संभल ही रही थी कि उसके हाथ से कपाल फिर से छूट गया और उस आत्मा ने उसका गला दबोच लिया। हा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और इसी के साथ उसने त्रिशा को हवा में उछालकर दोबारा जमीन पर पटक दिया। त्रिशा बेहोश हो गई। इधर तांत्रिक बाबा उन लोगों के जाने के बाद से ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे और उनके 2 अन्य शिष्य हवन की प्रक्रिया पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण कर रहे थे। यकायक वहां हवन स्थल पर जो नरमुंड चौक पर स्थापित था, जिसमें बाबा ने कलावा बांधा था, वो बड़ी तीव्र ध्वनि के साथ छटाक करके फट जाता है। वहां मौजूद हर कोई बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। सभी लोग हे काली मां रक्षा करो कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें रक्त की तरह लाल लाल थीं। उनकी जीवा बाहर लटकने लगी। पूरा मुखमंडल लाल और तेजमय हो गया। उनका शरीर थर थर कांप रहा था। शायद माता का तेज सहने की क्षमता जुटाने में उनका शरीर लगातार प्रयासरत था। बाबा के शिष्य उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और सभी लोग बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। बाबा ने अपना त्रिशूल लिया और इशारे से सभी को उस सुरक्षा चक्र में रुकने को कहा और स्वयं वहां से चल दिए। उनका एक एक पग इतना भारी पड़ रहा था कि पूरा जंगल थर्रा गया। मिनटों में वो उस जगह पर पहुंच गए जहां त्रिशा बेहोश पड़ी थी और वो आत्मा एक बड़ा सा पत्थर हाथ में पकड़े हुए थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि जरा भी विलंब बाबा कर देते तो त्रिशा की मौत निश्चित थी। उस आत्मा की तरफ गुस्से से अपनी बड़ी बड़ी फटी रक्तरंजित आंखों से देखा
उसके हाथ से पत्थर छूटकर गायब हो गया। चली जा यहां से, क्यों परेशान कर रही है? इन बच्चों को, किसी और का क्रोध इन बच्चों पर निकालने से तुझे क्या हासिल होगा? आते ही बाबा दहाड़ने लगे। उनकी गर्जना भरी आवाज सुनकर वो रूह सहम जाती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। हवाएं शीतल हो चुकी थीं, पर बवंडर जारी था। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? जवाब दे। बाबा के पावन मुख से स्त्री की आवाज में स्वयं काली माता का स्वर गरज रहा था। माता, माता, आप तो जगत जननी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं दार्जिलिंग के हॉस्टल से सिर्फ प्यार के लिए भागी थी, पर उसने यहां लाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी अस्मत को तार तार कर दिया। मेरे जिस्म को टूटी हुई बोतलों के कांच पर लिटाकर मेरी आत्मा तक को बेध दिया। मेरे मुंह में पूरे के पूरे गमछे ठूंस दिए। मैं चिल्ला तक न पाई, मेरी गले की नसें अंदर ही अंदर फट गईं, पर मैं कराह तक न पाई। इतना जुल्म मेरे साथ हुआ, पर आप तब नहीं आई। क्यों मां, क्यों? यहां तक कि इसी पत्थर से मेरा सर कुचल दिया गया। आप तब भी ना आई मां, पर आज इस लड़की के साथ हो रही ऊपरी शारीरिक प्रताड़ना के जरा से कष्ट को देखकर तुरंत आ गई। ऐसा क्यों मां, ऐसा क्यों? वो रूह रो रो कर बाबा से कहने लगी, पहले तो तू विलाप रोना करना बंद कर। ऐसा इसलिए कि तूने अपने पिता से और अपने होने वाले पति से छल किया और एक ऐसे विश्वासघाती मनुष्य के साथ भागी जो किसी भी प्रकार से तेरे योग्य नहीं था। अपनों से छल करना उचित नहीं था, क्योंकि दार्जिलिंग तेरे पिता ने तुझे शिक्षा पाने हेतु भेजा था, पर तेरी बदकिस्मती ने तुझे यहां लाकर पटक दिया। मेरे आने की बात करती है। क्या तूने कभी सच्चे मन से मेरा नाम पुकारा था? नहीं ना। फिर मुझ पर यह दोषारोपण किस लिए? और फिर उन चारों को भी तो मारकर यहीं दफन कर रखा है तूने। फिर अब किस बदले की ज्वाला में तू सुलग रही है? काली मां कहती है। हाँ मां, उन सबको तो मैंने मार डाला, पर मेरा प्यार तो अधूरा ही रह गया ना। मां, मुझे आलोक चाहिए, उसे मैं स्वयं का पति मान चुकी हूं। आत्मा कहती है, कदापि नहीं। इस जन्म में तो ये सौभाग्य ये बच्ची अपनी कुंडली में साथ लेकर आई है। मैं इसे मार डालूंगी। वो आत्मा चीखी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। ये मेरा आदेश है और मेरे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस शायद ही किसी में हो। काली मां बोली, तो फिर मुझे ही इस भटकने वाले चक्कर से ही आजाद करो मां। कुछ तो रहम करो। आत्मा बोली, वो मैं नहीं कर सकती। तेरा क्रियाकर्म एक मनुष्य के हाथों लिखा जा चुका है, उसे हम देवता भी बदल नहीं सकते। मेरे एक प्रहार से तू बंदी तो बन जाएगी, पर तुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब तेरे शरीर का विधि विधान से सारा कर्मकांड संपन्न होगा। मां काली कहती है, मैं अपने शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। आत्मा बोली, क्यों, तुझे मोक्ष नहीं चाहिए? बाबा बोले। इस बार आत्मा चुप रही। बाबा ने रुद्राक्ष की माला उठाकर बेहोश पड़ी त्रिशा के गले में डाल दी और कपाल उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, और फिर त्रिशा का शरीर हवा में लहराया और असली कब्र के नजदीक आकर रुक गया। फिर बाबा वहां से चले गए। आश्चर्य, बाबा के जाते ही त्रिशा होश में आ गई। उसने देखा कि उसकी आंखों से एक कदम दूर ही दोनों नींबू पड़े हुए हैं। वो जल्दी से उठी और उसने कपाल में हाथ डाला तो फूल अक्षत कुछ मिले ही नहीं। उसने समय न गवाते हुए जहां तहां की मिट्टी हाथों से खोद खोद कर कपाल में डालनी शुरू कर दी, पर जैसे ही वो मिट्टी डालती, कपाल से मिट्टी गायब हो जाती। त्रिशा जहां तहां की मिट्टी खुरच खुरच कर उस कपाल में रख रही थी, पर मिट्टी कपाल के अंदर पहुंचते ही लुप्त होती जा रही थी। इस बात से त्रिशा को बहुत रोना आ रहा था। वो बदहवाशों की तरह इधर से उधर भाग रही थी और साथ में काली मां का मंत्र भी जपती जा रही थी। तभी अचानक पास के ही पेड़ की एक नुकीली शाखा टूटकर सीधा उसकी तरफ आई, और इससे पहले वो त्रिशा के पेट में चुभ पाती, वो झुक गई और शाखा उसी दिशा में आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो फिर उसकी तरफ मुड़ी, पर इस बार त्रिशा अपने आप को संभाल पाती, इससे पहले वो उसके पैर को बेध चुभ गई थी। त्रिशा दर्द से छटपटाने लगी और अपने पैर से उस शाखा को अलग करने का प्रयास करने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने उस नुकीली शाखा को पैर से अलग कर दिया। बेशुमार खून उसके पैर से निकलने लगा। उसने अपना दुपट्टा जो कमर पर बांधा हुआ था लिया और पैर पर लपेट लिया, और बहुत गुस्से में उस साए की तरफ देखकर बोली, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आज तू अपना सारा जोर लगा ले, पर मेरे अटल विश्वास को तू तोड़ नहीं पाएगी, समझी।
और कर ले तुझे जो करना है, क्योंकि उसके बाद में तुझे मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर मेरा आलोक के लिए प्यार सच्चा है तो तू क्या, आज स्वयं काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूं तू जो चाहती है, मुझे परेशान करके समय नष्ट कर रही है ना तू, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों में ग्रहण लगने वाला है। तब तू और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, तब तू मुझे आसानी से मार देगी और मुझसे जीत जाएगी। मेरा प्यार हार जाएगा। नहीं, एकदम गलत सोच रही है तू। आलोक क्या, आलोक की आत्मा तक भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो तेरी कभी नहीं हो सकेगी, इसीलिए मैं हारकर भी जीत जाऊंगी। ये देख, मैं भी हंस रही हूं तुझ पर, क्योंकि बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुझ पर, तेरी इस गिरी हुई सोच से कि मुझे मारने के बाद आलोक की आत्मा तेरे कब्जे में हो जाएगी। इतना कहने के बाद त्रिशा फिर अपने काम में लग जाती है। वो रूह गुस्से से पूरी पागल हो जाती है और चीखने चीत्कारने लगती है। पूरा जंगल कांप उठता। उस रूह ने अपना हाथ हवा में लहराया और बारिश शुरू हो गई। अब त्रिशा की मुश्किल और भी बढ़ गई। वो जितनी मिट्टी खुरचती वो पानी में बह जाती। एक बार फिर उस आत्मा ने जोरदार कहकहा लगाया और उन्हीं ठाकों के साथ त्रिशा से बोली, ले अब भर मिट्टी इस खोपड़ी में, लगा अब ठहाके भी लगा, क्योंकि तेरा अमर प्रेम, जो तेरे मुताबिक कभी न हारने वाला प्रेम है, पर असलियत में वो कब का हार चुका है। क्योंकि यदि प्रेम सच्चा होता तो आलोक तेरे साथ यहां आता, तुझे मरने के लिए यहां अकेले नहीं भेजता। बेवकूफ लड़की। इस बात पर त्रिशा कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपना काम करने में जुटी थी। इधर बाबा वापस आकर फिर से उसी ध्यान मुद्रा में विराज बैठ चुके थे और उस आत्मा के सारे क्रियाकलापों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने अपने नेत्र खोले और फिर आलोक के द्वारा दी हुई अंगूठी को झोले से निकाली और जहां वो नरमुंड रखा था, जो कि कुछ देर पहले फट चुका था, वहीं रख दी और मंत्र पढ़ने लगे और हवन कुंड में हाथ डालकर विभूति निकालकर उस पर डालने लगे। इधर अचानक ही वो रूह छटपटाने लगी। बारिश थम गई और त्रिशा ने फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगी। वो मिट्टी खुरचने की धुन में इस कदर डूबी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सही मिट्टी उस कपाल में पहुंच चुकी है। इस बार वो जैसे ही मिट्टी डालने चली, उसने देखा कि कपाल में मिट्टी पहले से ही मौजूद है। उसने उस कपाल को अपने माथे से लगाया और लंगड़ाते हुए धीरे धीरे वहां से चल दी। उसकी दाहिनी टांग की पूरी लैगी खून से लथपथ थी, पर वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। इधर वो रूह असहाय सी त्रिशा को जाते देख छटपटा रही थी। त्रिशा अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। वहां आलोक उसका हाल देखकर जोर जोर से रोने लगता है और उसे अपने गले लगा लेता है। तभी त्रिशा दर्द से चीख पड़ती है तो आलोक चौंक कर उसकी ओर देखता है। फिर त्रिशा के पीछे पीठ में देखता है तो दंग रह जाता है, चीखने लगता है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। कहीं कहीं कांच के छोटे छोटे टुकड़े और कांटे अभी भी उसकी कुर्ती को चीरकर अंदर चुभे हुए थे। सब वो धीरे धीरे उन टुकड़ों और कांटों को निकालने लगता है। तभी उसका फोन बज उठा। हेलो। हाँ पापा। बेटा, अब जल्दी से तुम और भुवन जी वहां पहुंचो, समय बहुत कम है, बस 1 घंटा शेष है। उसी में तुम्हें सब करना है और गाड़ी वापस भेज दो। ठीक है पापा। शाहू, गाड़ी वापस ले जाओ, जरा आराम से ले जाना, देखना मैडम को ज्यादा हिचकोले न लगे, बहुत ब्लड बह रहा है। फिर वो त्रिशा से इजाजत लेकर गाड़ी से उतर जाता है। त्रिशा उससे अपना ध्यान रखने को कहती है और वहां से रवाना होती है। वापस हवन स्थल पर पहुंचकर वो जैसे ही बाबा को कपाल पकड़ाती है, उसके बाद तुरंत बेहोश हो जाती है। त्रिशा के मम्मी पापा त्रिशा की ये हालत देखकर रोने लगते हैं। तभी आलोक के मम्मी पापा उनको संभालते हैं और कहते हैं, काफी खून बह रहा है, शायद इसीलिए त्रिशा बेटी बेहोश हो गई। बाबा त्रिशा की मम्मी को सिंदूर देते हैं और कहते हैं, इसे बच्ची के जख्मों पर लगा दो, खून का रिसाव बंद हो जाएगा। त्रिशा की मम्मी उसके जख्मों में सिंदूर भरने लगती है। इधर आलोक और भुवन वहां पहुंच चुके थे। आलोक फावड़ा लेकर कब्र खोद रहा था। कब्र के आसपास विभूति से गोल घेरा भुवन बाबा पहले से ही बना चुके थे, बस वो लकड़ी एकत्रित कर रहे थे। इधर वो आत्मा बाबा की पकड़ में अब भी असहाय सी चीख रही थी। यहां हवन स्थल पर गुरुजी से शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, क्या वो आत्मा इस अंगूठी के जरिए बंधन में है? हां। अब तुम ये पूछोगे बच्चा कि आपने पहले ही उसे बंधन में क्यों नहीं बांध लिया? इस बच्ची के प्राण संकट में डालने का क्या औचित्य था? यही ना?
वो शिष्य झेंप गया और सिर झुकाकर बोला, जी गुरुजी, वो इसलिए बच्चा कि उस समय पर जो नक्षत्र चल रहा था वो उस रूह के शरीर की किसी भी धारण की हुई वस्तु पर प्रभावहीन साबित होता और उसका तांडव वैसे ही जारी रहता। बल्कि यह भी हो सकता था कि उस वक्त में यहां उस वस्तु पर आजमाई हुई सिद्धियों का विपरीत परिणाम भी आ सकता था, मतलब वो और ज्यादा ताकतवर हो सकती थी। पर उस वक्त दूसरे नक्षत्र के बदलते ही हमने उस अंगूठी पर सिद्ध मंत्र आजमाया तो उस चीज का सफल परिणाम हमें देखने को मिला। अभी कुछ देर पश्चात सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है, तब एक बार फिर से ये अंगूठी सिद्ध मंत्रों से मुक्त हो जाएगी, अर्थात वो रूह फिर बंधन से आजाद हो जाएगी। परंतु उससे पहले आलोक क्रिया संपन्न कर दे तो बेहतर होगा। बच्चा, हम तांत्रिक हैं, भगवान नहीं। हमारे भी तंत्र मंत्र की कुछ सीमाएं होती हैं जिनके दायरे में रहकर ही हमें सब कुछ करना पड़ता है, समझ गए? कोई भी तांत्रिक अपनी विद्या का इस्तेमाल किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं करता, पर हम इन लोगों के सामने ये क्रिया करने को अत्यंत विवश हैं, क्योंकि अगर हमने इन्हें कहीं दूसरी जगह रहने के लिए कहा होता तो वो रूह अब तक इन सबको मौत के घाट उतार चुकी होती, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। बच्चा, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि तुम्हारी तंत्र विद्या से किसी को कोई हानि न पहुंचे, क्योंकि ये विद्याएं हमें मानव कल्याण में इस्तेमाल करनी चाहिए। मानव प्राणों की रक्षा करना ही एक सच्चे तांत्रिक का परम धर्म होना चाहिए। जी अवश्य गुरुजी, बस वही शंका मन में अकस्मात पनपी थी जिसका आपने पूर्णतः समाधान कर दिया, शिष्य ने कहा। बाबा ने उस कपाल से मिट्टी निकाली और एक लकड़ी की छोटी चौकी पर रख दी। फिर तरह तरह की तंत्र विद्या करने लगे। उधर आलोक कब्र खोद चुका था। उसमें हड्डियों का ढांचा देखकर उसे रोना आ गया। तभी भुवन बाबा चिल्लाए, आलोक, जल्दी से वो शव निकालकर लकड़ियों पर रखो। आलोक उस शव को बाहर खींचने लगा। हजारों कीड़े मकोड़े आलोक के हाथों पर रेंगने लगे। उन कीड़ों को देखकर उसे उल्टी आ रही थी, पर उसने जोर लगाकर शव बाहर निकाला और लकड़ियों पर लिटा दिया। इधर बाबा अपने हाथ में ब्लेड से थोड़ा सा चीरा लगाकर खून निकालते हैं और उस कपाल में डालते हैं। फिर अपने झोले से 7 प्रकार की उंगली के आकार की लकड़ियां निकालकर कपाल में रखे खून से भिगोकर उस मिट्टी पर आड़ी तिरछी रेखा खींचने लगते हैं। देखते ही देखते कोई आकृति उस मिट्टी में उभर आई। अब बाबा ने एक सुई ली और उस आकृति में चुभो दी। वहां पर वो रूह चीखने चीत्कारने लगी और जैसे पानी बिना मछली तड़पती है ऐसे ही वो तड़पने लगी। मुझे आलोक से अलग मत करो, नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। फिर बाबा ने वो मिट्टी एक कटोरी में डाल दी जिसमें गंगा जल रखा था और कपाल में बचे हुए अपने खून को उस हवन कुंड में डाल दिया। और फिर आलोक के पापा से इशारा करके कहा कि वो आलोक से चिता जलाने को कहें। आलोक के पापा ने आलोक से चिता जलाने को कहा। आलोक चिता जलाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था, पर चिता जल नहीं पा रही थी। जिस लकड़ी से वो चिता में आग लगाने वाला था वो लकड़ी बार बार बुझ जाती। वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। उनके लाख प्रयासों के बाद भी वो चिता जलाने में असमर्थ हो गए थे। आलोक बच्चा, थोड़ी जल्दी करो, बस 20 मिनट शेष रह गए हैं। हां बाबा, अभी कर रहा हूं। पता नहीं कितनी हवाएं चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। आलोक, तुम उस बाबा की बात कतई मत सुनो। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूं। आहा, छोड़ो मुझे। तुम ऐसा अनर्थ मत करो। तुम मेरे शरीर को बख्श दो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, कोई बात नहीं। तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो, वो भी ठीक है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, पर मेरे शरीर को छोड़ दो। आलोक अपने सामने साय को रोता बिलखता हुआ देखता है तो बड़ा भावुक हो जाता है। तभी भुवन बाबा फिर चिल्लाए, आलोक, उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहला रही है। देखो ये तुमसे कितने प्यार से बात कर रही है, जबकि त्रिशा को इसने कितना जख्मी कर दिया है। बेटा, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जी बाबा, आप सही कह रहे हैं। और आलोक ने पूरी ताकत लगा दी कि वो लकड़ी जल जाए तो उसकी चिता को अग्नि देवता के सुपुर्द कर दे। हे मां काली, कृपया हमारी सहायता करो। बड़ी तेजी के साथ आलोक और भुवन बाबा ने काली मां के आगे गुहार लगाई और काली मां का जयकारा लगाया कि तभी हवा कुछ थम सी गई और उस लकड़ी ने आग पकड़ ली। आलोक ने वो लकड़ी चिता में लगा दी। चिता धूं करके जलने लगी और वो आत्मा और ज्यादा रोने लगी। आलोक और भुवन वहां से फौरन निकल गए हवन स्थल के लिए।
और वो रूह भी रोती बिलखती उन्हीं के साथ चल दी। हवन स्थल पहुंचने के बाद आलोक हवन स्थल से दूर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसने क्रियाकर्म किया था। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाकर्म करने वाले मनुष्य का 13 दिन के अंदर किसी भी पूजन में भाग लेना निषेध माना गया है। भुवन बाबा हवन के पास जाकर हवन कुंड के आगे नतमस्तक हुए। वो रूह प्रकाशमय हो रही थी, मतलब वो काला साया अब प्रकाश पुंज में बदलती जा रही थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर भरपूर स्वर में एक साथ बोले, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तांत्रिक बाबा ने कहा, मां, इस बच्ची को अगला जन्म बहुत ही सुखमय देना। जहां भी ये बच्ची जाए वहां अपने साथ सुख और समृद्धि ले जाए। इस जन्म में जो कुछ भी उसने सहन किया है उसके बदले में उसका अगला जन्म बहुत ही फलदायी हो। हे मां, आपके इस भक्त की बस इतनी ही मनोकामना है। वो रूह पूरी तरह से प्रकाश पुंज में बदलकर गायब हो गई। बाबा ने त्रिशा के पापा से वो अभिमंत्रित नारियल गाड़ी से मंगवाया और उसकी हवन कुंड में आहुति दे दी और उसी हवन में वो अंगूठी भी डाल दी। त्रिशा के हाथ से वो कलावा और रुद्राक्ष की माला निकाल ली और अपने कंबड़ल में डाल ली। आलोक से कहा कि वो भी अपना कलावा किसी पेड़ की टहनी में लपेट दे, जिससे उस पर किसी का पैर न पड़े। हालांकि माला आलोक क्रियाकर्म से पहले ही उतारकर भुवन बाबा को दे चुका था। त्रिशा को भी होश आ चुका था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, लेकिन वो कौन थी? उसका नाम क्या था? तभी त्रिशा के पापा ने बाबा को कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि उन लोगों को उस घटना को एक भयानक हादसा समझकर भूल जाना चाहिए। बाबा ने भी उनकी बात से सहमति जताई। फिर उन्होंने आलोक को छोड़कर बाकी सभी को पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद ही दिल्ली वापसी के लिए कहा। उस दिन सभी अपने अपने कॉटेज में वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सभी लोग दर्शन करने निकल जाते हैं। आलोक कलश में अस्थियां बटोरने जाता है। अभी भी बाबा ने अपने एक शिष्य आलोक के साथ ही भेजा हुआ था। आलोक ने अस्थियां कलश में ली और वो वहीं से हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। बाकी लोग दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली पहुंचने के बाद बाबा भी अपने गांव के लिए रवाना हो गए। ठीक 13वें दिन बाबा के बताए अनुसार भंडारा और शांति पाठ रखवाया गया, वो भी मौली के नाम का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मौली कौन है। ये उसी रूह का नाम है जिसका जन्म आसाम में हुआ था और शिक्षा दार्जिलिंग में पा रही थी। पर मौत बेचारी को नेपाल और काठमांडू के बीच जंगलों में मिली और मोक्ष आलोक को मिला, जो कि दिल्ली का वासी था। दूर दूर तक मौली से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। त्रिशा के बार बार प्रश्न करने पर बाबा ने उसे उसका नाम और पता सब बता दिया था। परमात्मा का खेल परमात्मा ही जाने, क्योंकि वो ऊपर बैठा कब किसका जोग मिला रहा है ये वो ही जाने। हो सकता है कि आलोक का मौली के साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, पर इस मामले में आलोक की भी किस्मत बहुत अच्छी थी। किसी भी भटकती रूह को मोक्ष दिलाना 100 यज्ञों के पुण्य के समान होता है, जो पुण्य आलोक को प्राप्त हुआ था। त्रिशा भी धीरे धीरे संभल रही थी। ठीक 8 महीने बाद दोनों के घर में शहनाई बज रही थी। बड़े से महल जैसे पैलेस में दोनों की शादी संपन्न हुई। त्रिशा दुल्हन बनकर आलोक के घर आई। एकदम भव्य तरीके से अपनी इकलौती बहू का स्वागत आलोक की मम्मी ने किया। त्रिशा अपनी ससुराल में सबसे मिल रही थी कि तभी आलोक के जिगरी दोस्त ने पीछे से बोला, ओ मी, आलोक कुलश्रेष्ठ, यू आर सो लकी बिकॉज माई डियर भाभी जी इज सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। क्यों भाई, सही बोला ना? और डियर भाभी जी, आप लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, देखिए, खोलकर देखिए ना। त्रिशा हंसते हुए वो लिफाफा खोलती है। क्या है इसमें? और उसमें से टिकट बाहर निकालती है। क्या है यार, बताना। अरे त्रिशा, तुम तो कुछ बताओ ना, आलोक दोनों से पूछता है। त्रिशा कुछ बोलती, इससे पहले आलोक का दोस्त कहने लगता है, अरे ये है 1 हफ्ते का कंप्लीट हनीमून पैकेज, वो भी नेपाल का। तुझे पता है यार, क्या नजारे हैं वहां के, सुंदर सुंदर जंगल। अभी वो कह ही रहा होता है कि आलोक और त्रिशा एक साथ बोलते हैं, क्या नेपाल जंगल? सॉरी यार, वहां हम नहीं जा सकते। ये ले अपना पैकेज। आलोक ने त्रिशा से लेकर वो लिफाफा अपने दोस्त को थमा दिया। अरे क्यों भाई, वो पूछता है। क्योंकि कल हम मसूरी जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट बुक है, तो अब इसका क्या करूं? आलोक के दोस्त ने बड़े ही भोलेपन के साथ पूछा। इस बार तू चला जा, अगली बार हम सोचेंगे, आलोक कहता है। सभी लोग हंसने लगते हैं।
तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।